ने नवीन को बड़ी मोहब्बत से पाला है। मैं इसके खुश होने को और दुखी होने को खूब समझता हूँ। मैंने ज़ीशान शाह को समझाया था कि आप लोग सीधे साधे लोग हैं, आपकी तरफ ना जाए, लेकिन खुद ही वो आपकी तरफ पहुंच गया। तुम लाहौर चले जाओ, मैं अम्मी से बात करता हूँ। उनको ज़हमत होगी। जाने वो कौन सा बदनसीब लम्हा था जब मैंने आपके बारे में सोचा। मैंने अम्मी और मामू से बात कर ली है। मामू तुम्हें रिसीव कर लेंगे वहां पर। जो फोन मैं तुम्हें दूंगा उसका नंबर उनके पास होगा, वो तुम्हें फोन कर लेंगे या फिर तुम पहुंच के उनको फोन कर लेना। आरिफ साहब, मुझे कब तक रहना चाहिए उधर? देखो अमान शाह, असल मकसद तुम्हारा सेहतयाब होना था और शुक्र है वो तुम हो गए हो। वैसे तो अगर तुम अभी भी चाहो अपने भाई के सामने आ सकते हो, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है क्योंकि इस वक्त तुम्हारी बात कोई मानेगा नहीं। ज़ीशान शाह तुम्हारी आवाज आराम से दबा देगा। इलेक्शंस के दिनों में यह काम ठीक रहेगा क्योंकि उन दिनों में लोग सियासी मूड में होते हैं, फैसला करने के मूड में। हाँ, बात तो आपकी सही है, वक्त तो इलेक्शन का ही मुनासिब है। आरिफ साहब, शाह भाई को हर कीमत पर रोकना है उन कामों से जिनमें वो मुलव्वस हैं। इंशाल्लाह हम ज़ीशान शाह को भी रोकेंगे और उसके साथ साथ उन तमाम सियासतदान को जो अपने मफाद के लिए सियासत में आते हैं। आरिफ साहब, एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। क्या जाने से पहले मैं नवीन भाभी से मिल सकता हूँ? क्या ऐसा मुमकिन है? क्यों क्यों मिलना चाहते हो? उनको देखना चाह रहा हूँ। उनकी कुछ बातें हैं जो बिल्कुल माँ जैसी हैं, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि अभी जो वो दुख और तकलीफ उठा रही हैं वो मेरी माँ उठाती रही है। हाँ, नवीन है तो बहुत तकलीफ में, क्योंकि ज़ीशान शाह उसके साथ वही कर रहा है जो उसके बाप ने उसकी माँ के साथ किया था। मुझे लगता है फिलहाल वो तुमसे मिल नहीं सकेगी। क्या वाकई शाह भाई नवीन भाभी पर जुल्म कर रहे? मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा ही है, और अफसोस इस बात का है कि मैं फिलहाल कुछ कर नहीं सकता। एक बात और पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ पूछो। अभी आपने ताल्लुक की बात की, आपकी और नवीन भाभी की दोस्ती कितनी पुरानी है? शादी से पहले नवीन एक बहुत अच्छी शायरा थी। ज़ीशान शाह ने तो उसकी ये सलाहियत भी दबा दी। उसने बहुत चालाकी से नवीन के घर वालों को राजी किया, अपनी दौलत से मुतासिर करके। नवीन भाभी तो ऐसी नहीं लगती कि वो दौलत से मुतासिर हुई हों। शायद माँ बाप की वजह से वो मजबूर भी हों। लेकिन आरिफ साहब, मैं एक और बात सोचने पे मजबूर हूं। वो क्या? आप दोनों की दोस्ती दोस्ती ही क्यों रही? कोई रिश्ता क्यों नहीं बनी? दोस्ती भी एक रिश्ता है दोस्त। चलो चलें। हाँ, क्या हुआ? शाहजी, मैंने हर जगह देख लिया पर अमान शाह कहीं नहीं मिला मुझे। अरे कितनी बड़ी दुनिया है जो तुम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हो उसे। शाहजी, मैंने सारे अस्पताल चेक कर लिए, सारे फ्लाई इदारे चेक कर लिए, और आरिफ का पीछा भी किया मैंने, मगर उसका कहीं पता ही नहीं चल रहा। अब आप ही बताएं कहाँ देखूं मैं? मुर्दा खाना, जाके उसके मुर्दा खाने में तलाश करो। इंसान सिर्फ दो ही जगहों पे हो सकता है, या जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे। जाओ। चाय। नवीन, देवर नहीं मिल रहा है तुम्हारा। जमीन के ऊपर तो मिल नहीं रहा, तो मैंने कहा कि जाओ जाके देखो जमीन के नीचे, शायद वहां से मिल जाए। और एक और शख्स है जिसको उसके अंजाम तक पहुंचाना है। उसके बाद फिर तुम सिर्फ एक ही शख्स के हवाले से सोच सकोगे। मैं अब भी सिर्फ आप ही के बारे में सोचती हूँ। बस इस सोच में एक अंदेशा जरूर शामिल हो गया है कि वो शख्स मेरा दोस्त है या दुश्मन। यकीन कर लो कि वो
दुश्मन है, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मैल आ गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे अब्बा के दिल में मेरी माँ के लिए मैल आया। अगर आपको मुझे इसी अजाब में रोज गुजारना है तो बेहतर यही है कि हम अलग हो जाए। अलग हो जाए ताकि आपको पूरी आजादी मिल जाए कि आप जब चाहें, जिसे चाहें, जिस वक्त चाहें मिले जाकर। शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करके मुझसे। मुझे तो शर्म आ ही रही है कि मैंने किस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ा। मुझे शर्म आनी चाहिए जी। आप लोगों से ताल्लुकात कायम करें, छुप छुप के अस्पतालों में, महफिलों में मिलें, और शर्म करूं मैं? तलाक नहीं दूंगा मैं, क्योंकि हमारे खानदान के मर्द ऐसा नहीं करते। इतनी आसानी से औरतों को नहीं छोड़ते। हमारे खानदान की औरतें सिर्फ एक ही हालत में हमारे घरों से जाती हैं, मुर्दा हालत में। शाह जी, अरे नहीं नहीं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे तन मन धन से अब आपके साथ हैं। अरे बस आप एक दफा इलेक्शन में आ जाइए, खसारे सारे पूरे हो जाएंगे हमारे। नहीं, आप पेमेंट की फिक्र मत कीजिए। चलिए नहीं नहीं, बस 2-4 दिनों में मुलाकात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ओके ओके ओके। शाह जी, मुझे बहुत तेज बुखार है। हाँ तो एक काम कीजिए, कोई टेबलेट ले लीजिए। अब आसमान से तो डॉक्टर उतरने को रहा आपके लिए। मैंने ढूंढी थी, नहीं मिली। मुलाजिम को साथ लीजिए और डॉक्टर पर चली जाइए। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप नहीं चलेंगे? एक बेवफा औरत के साथ बाहर निकलते हुए अजीब सी शर्म आती है मुझे ऐसे लगता है कि जैसे लोग मुझ पे हंस रहे हैं। एक गिल्टी सी फीलिंग होती है। मेरे ख्याल में इतना ही बहुत है कि मैं आपका इलाज करवा रहा हूं। एक मैं पकड़ लेता हूं। ठीक है, चलो चलो आओ, मैं आलियान को कुछ खिला देती हूँ, वरना आलियान रोना शुरू हो जाएगा। क्यों रोएगा? आ जाओ। अमूमन बच्चे माँ बाप का पीछा नहीं छोड़ते हैं। तुम पहले बाप हो जो अपने बच्चे का पीछा नहीं छोड़ते। क्या करूं, इससे मोहब्बत ही बहुत करता हूं, रहा नहीं जाता इसके बगैर। मेरे बगैर तो रहा जाता है तुमसे। तुम्हें पता है ना, तुमने आलियान की मोहब्बत में मुझे कितना नजरअंदाज किया। मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया? मैं तो नहीं समझता मैंने ऐसा किया। जब कोई चीज नजर के बहुत करीब होती है ना, तो अक्सर धुंधली नजर आती है। अरे तो भाई, आलियान कौन है? ये भी तो तुम्हारा ही हिस्सा है ना।
इस तरह से तो मैं सिर्फ आलियान का ही ख्याल रखती हूँ, तुम्हारा क्यों रखूं? ये भी तो तुम्हारा ही हिस्सा है ना। क्या हो गया तुम्हें सुमेरा, ये कैसे सोचने लगी हो तुम? मैं जानती थी जब मैं इस बात का जिक्र करूंगी तो तुम खफा हो जाओगे मुझसे, लेकिन तुमने कभी मुझे मेरे हवाले से मोहब्बत दी नहीं, हमेशा दूसरों के हवाले से दी है। ये क्या कह रही हो तुम सुमेरा? मैंने अपना लम्हा लम्हा तुम्हें दिया है, जो कमाया है तुम्हें दिया है, जो सोचा तुम्हारी खुशी को सामने रख के सोचा। ये खुशी को तो बुला ही दिया मैंने। और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है मैंने, अपना हर लम्हा तुम्हें दिया है मैंने। सुमेरा, मैंने भी इतनी जिंदगी तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं सोचा। बनाया होगा तुमने मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा, लेकिन कभी एहसास नहीं हुआ मुझे। मालकिन की तबीयत वाकई में खराब थी साहब जी। बकवास करता है, बकवास करता है आगे से। मैं तो शादी करके उनके आंगन में बस गई थी, भूल गई थी अपने आप को, अपने इरादों को, अपनी सोचों को। लेकिन जो बात उन्होंने मुझे नहीं भूलने दी वो आरिफ की ही बात थी। अगर कोई ऐसी बात हो या तुम पर हाथ उठाए तो फौरन घर आ जाना। हाँ बस। सलामुअलैकुम अम्मा। सलामुअलैकुम अब्बा। सलामुअलैकुम। क्या हाल है बेटा, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। और वो जीशान शाह कहाँ है? वो मसरूफ थे जरा, इसलिए नहीं आ सके। क्या हुआ है बेटा? एक तो तुमने हमारे यहाँ आना जाना छोड़ दिया, हमें भी अपने यहाँ नहीं आने देती हो। हालत देखो तुम्हारी, तबीयत तो ठीक है ना? क्या करूं, आप लोगों ने जो रिश्ता जोड़ा है उसे निभाने की कोशिश करी। क्या डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ नहीं अब्बा, कहा बुखार है और जरा सा ब्लड प्रेशर है, बस थोड़ा आने में देर हो गई। मगर देर क्यों हुई बेटा? पहले क्यों नहीं आई? मैंने शाजी से कहा था, लेकिन बस वो थोड़ा बिजी थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं खुद जाके देख लूं डॉक्टर को। आप लोग यहाँ क्यों आए? बस तुम्हारे अब्बू को जरा बुखार था। छोड़ो मेरी तबीयत को बेटा, बस तुम हमारे साथ चलना, बस मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। बस जब बिल्कुल ठीक हो जाना, जब जाना मैं बात कर लूंगा जीशान शाह से। नहीं अब्बा, वो बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे होते हैं नाराज तो हो जाएं, मैं तुम्हें किसी कीमत पे जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब तुम्हारी तबीयत संभल जाएगी तो वापस चली जाना अपने घर। और वैसे भी वहाँ कौन है जो तुम्हारा ख्याल रखेगा? अम्मा। मालकिन, आपके अम्मी अबू सही कह रहे हैं, आप चली जाएं। क्या कह रहे हो रहमत, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? मैं कह दूंगा साहब से कि आपके अम्मी अबू मिल गए थे, वो चंद दिन के लिए आपको लेकर गए हैं। नहीं ठहरो, मैं फोन करके पूछती हूँ। आप लोगों को नहीं पता, उनका मूड खराब हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। फोन रिसीव नहीं कर रहे। अच्छा चलो छोड़ो ना, घर जाके बात कर लेना। तुम्हारे अब्बू को जरा डॉक्टर को दिखा ले, बस तुम हमारे साथ चलो। ठीक है मालकिन, मैं चलता हूँ फिर। तुम कैसे जाओगे, बस का मालूम है? क्यों, गाड़ी कहाँ है? हाँ गाड़ी खराब थी इसलिए टैक्सी में आई है। नहीं मालकिन, आप अपने माँ बाप को सच सच बता दें। हाँ बेटा बताओ, क्या बात छुपा रही हो? कुछ नहीं अब्बा। रहमत तुम क्या कह रहे हो? मालकिन नहीं बताएंगी आपको, मैं बताता हूँ आपको। नहीं रहमत, तुम कुछ नहीं बताओगे। क्यों नहीं बताने दे रही हो बेटा? कहने दो ना उसे, बताओ तुम। असल में मालकिन वहाँ बहुत तकलीफ में है, 3 साल से दुगुटा रही हैं वो। साहब बहुत जुल्म करते हैं मालकिन पे, कोई सुख भी नहीं देते, यहाँ तक के खर्चा भी नहीं देते वो। कमाल है, तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तुम खामोश हो, बता भी नहीं रही हो। आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है आप लोगों को। तो क्या तुम्हें उस जहन्नुम में तड़पने के लिए छोड़ दें? चलो हमारे साथ। हाँ चलो। अम्मा। चलो बेटा। तुम घर जाओ। क्यों छोड़ के आया उसे? क्यों छोड़ के आया? आप मालकिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उनके अम्मी अब्बू ने कहा कि जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो भेज देंगे। मेरी इजाजत के बगैर तो गया, जुर्रत कैसे हुई तेरी? साहब जी, मालकिन की तबीयत वाकई में खराब थी साहब जी। बकवास करता है, बकवास करता है आगे से। भूल गया सजा, भूल गया। जा दबा दे।
बगैर इजाजत के गई हैं आप? मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत मजबूरी में आई हुई हूँ। अरे भाड़ में गई आपकी तबीयत। इस घर के कुछ असूल हैं जो आज से पहले कभी किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं हुई। सजा होती है इसकी। आप मुझे जो सजा चाहे दे दीजिएगा, मगर प्लीज कुछ दिन मुझे यहाँ पे रहने दो। बहुत अरसे बाद आई हूँ अम्मी अब्बू से मिलने। रात को लेने आ रहा हूँ आपको, तैयार रहिएगा। और अगर साथ ना आई तो बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं। मुझे क्या पता था बेटा कि तुम वहां इतने दुख उठा रही हो। हाथ टूटे उस जीशान शाह के, हाथ उठाया उसने तुम पर। 2.5-3 साल से तुम उसके अजाब झेल रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी बहुत पेचीदा कहानी है अब्बा, और मैं अपनी कहानी में बुरी तरह उलझ कर रह गई हूँ। मैं जीशान शाह के इसलिए जुल्म सहती रही क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसने कई बार मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसके घर के मामलात बाहर बताए तो वो आप दोनों को और आरिफ को नुकसान पहुंचा सकता है। आरिफ? ये आरिफ दरमियान में कहां से आ गया? मैं तो शादी करके उनके आंगन में बस गई थी, भूल गई थी अपने आप को, अपने इरादों को, अपनी सोचों को। लेकिन जो बात उन्होंने मुझे नहीं भूलने दी वो आरिफ की ही बात थी। जीशान शाह को आरिफ के बारे में मालूम हो गया क्या? शादी से पहले उन्हें मालूम था कि मैं और आरिफ एक साथ काम करते हैं। जीशान शाह एक बदनाम बिजनेसमैन की हैसियत से पहचाने जाते हैं, जब मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था। वो कई और करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ मिलके बुरे काम करते हैं। उनके ऊपर कई करप्शन चार्जेस भी हैं अब्बा। जब आरिफ ने अपने आर्टिकल्स में उनकी करप्शन के बारे में लिखा तो उन्होंने आरिफ से अपनी दुश्मनी मोल ली, और इसीलिए मुझसे शादी करके मुझे अपनी दुश्मनी का निशाना बनाया। इसका मतलब है कि जीशान शाह मुल्क का दुश्मन है। अभी तो आपने उनके सौतेले भाई अमान शाह की बातें नहीं सुनी। उससे तो ये जाहिर होता है कि उनका पूरा खानदान ही मुजरिम है। मुझे खुद हालात को समझकर कदम उठाना है। आप लोग परेशान मत होइएगा। कैसे परेशान ना हो बेटा, हम तो समझ ही नहीं पाए कि हम कैसा कदम उठा रहे हैं। अब्बा, मैं आपको शर्मसार नहीं कर रही, लेकिन कभी कभी माँ बाप को भी अपनी औलाद की आवाज सुन लेनी चाहिए, जो आप दोनों ने नहीं सुनी। हेलो हेलो, सुमेरा आरिफ बात कर रही हैं? जी बात कर रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं इफ्तिखार राहत बात कर रहा हूँ। आप जिस चैनल से टॉक शो कर रही थी, मैं वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर आया हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कहिए। सुमेरा साहिबा, आप तो मंजर से अचानक हट गई हैं, ऐसा क्यों? जी हाँ, वो बस कुछ घरेलू मसरूफियात थी। अगर आपकी रजामंदी हो तो हम एक लाइव शो करने का इरादा रखते हैं, जिसमें हम सियासतदानों के उस किरदार को सामने लाने की कोशिश करेंगे जो आमतौर पर आवाम की आंखों से ओझल होता है। देखिए इफ्तिखार राहत साहब, मैं आपको फौरी तौर पर तो जवाब नहीं दे सकती, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक तक आप सोच लीजिए, बाकी आपकी जो डिमांड होगी वो हम देख लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरा 3 साल का बेटा है, उसको संभालने का भी इशू होता है। मैं सोच के बताती हूँ आपको। ओके, मैं अच्छी उम्मीदों के साथ आपका मुंतज़िर रहूंगा। हाफिज़। अरे ये क्या तरीका है कि खुद बाहर गाड़ी में बैठे हुए अंदर मुलाजिम भेज दिया है? क्या वो खुद अंदर नहीं आ रहे? आप लोगों को कितनी बार समझा चुकी हूँ, उनसे ऐसी उम्मीद ना रखें जो एक दामाद से रखी जाती है। बस ये समझें कि आपकी बेटी वक्त के भंवर में। देखो बेटा, अगर कोई ऐसी बात हो या तुम पर हाथ उठाए तो फौरन घर आ जाना। हाँ, बस किसी भी तरह तुम मुझे फोन कर देना। आप दोनों कुछ भी नहीं कर सकते, बस एक तमाशे की तरह अपनी बेटी को देखना पड़ेगा आपको। ये क्या कह रही हो बेटी? कोई तो रास्ता हो समझाने का उसको। कोई तो खानदान में ऐसा आदमी होगा जिसकी वो बात सुनता होगा, जिससे डरता होगा। ऐसा इंसान आज तक तो मैंने नहीं देखा जिससे वो डरता हो या जिसकी वो इज्जत करते हो। लेकिन बेटा, अल्लाह तो है ना, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। और कोई भी बात हो ना, हमें जरूर बता देना।
हमारा दिल तुम्हारी तरफ ही अटका हुआ होगा। जी बस आप दोनों वहां ना आइएगा, चाहे जो भी हो जाए। अब मैं जा रही। क्या बात है, तुम सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही मुझे। एक प्रॉब्लम के बारे में सोच रही थी। क्या प्रॉब्लम है? चैनल वालों की तरफ से मुझे फोन आया था, एक और ऑफर दिया उन्होंने। एक और ऑफर? मतलब तुम तो लीव पे हो ना, तो एक और ऑफर क्यों? नहीं, मैं लीव पे नहीं हूं, मैंने एक्चुअली रेजिग्नेशन दे दिया था। मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, भूल गई बताना। ऐसा होता है यार, दो लोग एक साथ रहते हैं और हर बात एक दूसरे को नहीं बताते। तुम तो कह रही थी तुम अब जॉब नहीं करोगी, ये सियासी मसले तुमसे हैंडल नहीं होते, फिर इरादा क्यों बदल दिया? जरूरतें बढ़ रही है ना हमारी, और आलियान की अच्छी स्कूलिंग भी करनी है। हम दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो आसानी होगी। यानी तुम कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारी और आलियान की जिम्मेदारी निभा नहीं सकता? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाह रही हो। खामखा मुझे परेशान कर रही हो। कल तक तो तुम्हारे नजरियात और थे, और आज तुम मुझ पे शक करने लगी हो। तुम्हारा लहजा भी बदल गया और नजरियात भी। ऐसा कब कह रही हूं आर्य? मैं तुम्हारे अलावा कुछ और सोचती नहीं हूं और तुम्हें खोने से डरती हूं। क्यों खुद को मुश्किलात में डाल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे हक में नहीं है। तुम जानते हो सुमेरा, मैं हालात में बटा हुआ इंसान हूं। मैं जानती हूं तुम कितने अच्छे इंसान हो, और कोई भी तुम्हें पाने की ख्वाहिश रख सकता है, और इसी बात से डर लगता है मुझे। मत डरो, हकीकत पे यकीन रखो, और हकीकत यह है कि मैं तुम्हारे पास हूं। मैं तो सोच रही हूँ कितने जुल्म किए ज़ीशान ने अमान पे। पता नहीं उसे जिंदा कैसे रहने दिया अब तक। दौलत का भूखा इंसान है। सब मेरा किया था, सजा मुझे मिलनी चाहिए। अच्छा, पानी लिख रहा। जब अमान शाह ज़ीशान शाह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेगा तो वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो ज़ीशान शाह को सपोर्ट करती हैं अपना हाथ पीछे हटा लेंगे, और माजी में इस खानदान ने अवाम के साथ क्या क्या खेल खेले ये सब भी अवाम के सामने आ जाएगा। मैं तो सोच रही हूँ कितने जुल्म किए ज़ीशान ने अमान पे। पता नहीं उसे जिंदा कैसे रहने दिया अब तक। दौलत का भूखा इंसान है। इतनी दौलत है लेकिन अब तक हवस नहीं गई उसकी।
जीशान शाह जैसे लोग अपनी पीआर के जोर पे रफ्ता रफ्ता पॉलिटिक्स में आ ही जाते हैं और फिर एक दिन मिनिस्टर बन के सामने खड़े हो जाते हैं। पर अच्छे लोगों का हक मार देते हैं ऐसे लोग। किसी भी कौम में अगर कोई अच्छा लीडर आ जाए तो वो उस कौम की किस्मत बदल देता है, और इसी तरह अगर उस कौम का कोई बुरा लीडर आ जाए तो वो उस कौम को तबाह करके रख देता है। मिसालें मौजूद हैं हमारे सामने। ये जीशान शाह जैसे ही लोग हैं जो हमारे मुल्क के जिस्म पे एक जख्म की तरह हैं, जिन्हें इग्नोर किया जाए तो वो एक दिन कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अरे आप क्यों उठ गई? आपकी तो रात को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर आया था जी आपको देखने के लिए। डॉक्टर? किसने बुलाया डॉक्टर को? जी साहब जी ने। शाह जी ने डॉक्टर को बुलाया? जी बुलाया तो उन्होंने ही था, मगर मालकिन आपका अभी वापस आना ठीक नहीं हुआ है। क्यों? वो तो खुद मुझे लेकर आए हैं। क्या कहूं मालकिन, छोटा मुंह और बात बहुत बड़ी है। बताओ, तुमने उनको कुछ कहा? जब रात को आप कल आई थी तो आप चकरा कर गिर गई थी। साहब ने आपको फर्श पर पड़ा रहने दिया, उठाया नहीं। वो आपको करीब से बैठकर देखते रहे जैसे कोई तमाशा देख रहे हो। फिर पानी के छींटे मारे। बड़ा दिल दुखा हमारा। अब हमसे ये सब नहीं देखा जाता। हम चले जाएंगे यहां से कोई भी बहाना करके। लेकिन तुम्हें कौन जाने देगा? तुम इस घर के सबसे पुराने मुलाजिम हो। जी बहुत पुराना हूं मैं। इन आंखों ने इस घर में क्या क्या देखा है। हम तो नौकर लोग हैं जी, 2 वक्त की रोटी के लिए सब कुछ देखना पड़ता है। मालकिन आप साफ से मत कहिएगा कि मैंने आपको ये सब कुछ बताया है। तुम बेफिक्र हो जाओ रहमान। तुम्हारी और मेरी हैसियत अब इस घर में एक ही जैसी है। तुम जा सकते हो। अरे अमान शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो? बाहर से खुशहाल लेकिन अंदर से टूटा हुआ। आई होप मेरी माँ की तरफ तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना होगी। वो सिर्फ आपकी माँ है, मेरी माँ नहीं। अरे क्यों नहीं, बल्कि मेरी जितनी दफा भी बात हुई आपकी बहुत तारीफ कर रही थी वो। बिल्कुल बेटे की तरह मोहब्बत करती थी। जब मैं जॉब पर निकलता था तो बेटे की तरह रुखसत करती थी। क्या आपने जॉब कर ली वहां पर? हाँ, एक रिटायर्ड फौजी थे कर्नल आरिफ, उन्होंने मुझे लाइब्रेरी में जॉब दिलवा दी। ये कहाँ टकर गया आपको? एक पार्क में। बड़ी पुरवकार शख्सियत थे। उन्होंने 65 की जंग भी लड़ी है। 65 के ऐसे ऐसे वाकये सुनाए कि हैरान रह गया। तुमने उन्हें अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ जॉब का कहा था तो उन्होंने लाइब्रेरी में जॉब दिलवा दी। मुझे वहां पढ़ने का मौका मिला और एक नई दुनिया से मिला। चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है ना, अब तुम्हें अपनी पुरानी दुनिया से टकरना होगा। और अगर मैं ये कहूं कि जो कुछ तुम करने जा रहे हो, अपनी मुल्क की खिदमत कर रहे हो, तो ये गलत नहीं होगा। जी जानता हूं आपने इस वक्त का इंतजार क्यों किया, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि मैंने एक फौजी की सोहबत में जब इस मुल्क पर नजर डाली ना, तो उन्होंने मुझे इस
मुल्क की बुनियादों में बहता हुआ वो लहू दिखाया जिसे देखकर मेरा खून मेरी रगों में ही जम गया। आप मायूस ना हो आरिफ साहब, आपकी इस जंग में मैं आपके साथ शरीक हूं। मेरे खून का एक एक कतरा इस मुल्क के लिए हाजिर है। That's the spirit. आरिफ साहब, किताब तो आपकी छप गई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। जी पूछें। आपका कलाम काफी अरसे मेरे पास रहा, आप इसकी अशात बार बार रुकवाते रहे, क्यों? काफी मसले थे। राइटर्स की जिंदगी अजीब ही होती है, कभी अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंच जाते हैं और कभी देर से। खैर, ये पूछने का हक हमें तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये किताब अपनी मकबूलियत की तमाम मंजिलें तय करेगी इंशाल्लाह। आप प्लीज किताब मंगवाइए ना। मैंने प्रेस तक लड़का भेजा है, वो आता ही होगा लेके। लीजिए, आ गई आपकी किताब, ये लीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी किताब छापी आपने। बहुत शुक्रिया, मगर नवीन महर का जो कलाम है इसमें, उसने मुझे चौंका दिया है। क्या महसूस किया आपने कलाम में? खवातीन के हुकूक के हवाले से उन्होंने क्या क्या अशार कहे हैं इसमें। निसाई अदब में एक अच्छा इजाफा साबित होगी ये किताब। लेकिन नवीन साहिबा कभी नहीं है इस किताब के मामले में कोई बात करने। हाँ, इस किताब को छापने या ना छापने का फैसला मेरा अपना ही था। नवीन साहिबा ने इस मजमूए कलाम का इंतसाब आपके नाम किया है, बहुत खुशी की बात है। खैर, आपका नाम भी बहुत बड़ा है सहाफत में। सहाफत में नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता, सहाफत बड़ी होनी चाहिए। बेशक। आप किताब कब उठाएंगे प्रेस से? 2-4 रोज में, फिर आपको पेमेंट भी करवा दूंगा। नवीन के बारे में सोच रहे हैं ना? और क्या सोचूंगा, हमने नवीन के हक में बड़ा गलत फैसला कर दिया। मैं तो चैन से मर भी नहीं सकूंगा। अल्लाह ना करे, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? किस्मत के दुख तो मिलकर ही रहते हैं। ये किस्मत के दुख नहीं है, ये हमारे गलत फैसलों के दुख हैं। नवीन ने तो हमें मना भी किया था, लेकिन हमने तो कुछ और सोचा था। धोखा दिया है ज़ीशान शाह ने, अपने अखलाक का धोखा। नवीन सही कह रही थी कि उसने उससे इंतकाम लेने की वजह से शादी की थी। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? वो इतनी मुश्किल में आ गई है कि बस उसे तो अल्लाह ही निकाल सकता है। सब मेरा किया था, सजा मुझे मिलनी चाहिए। अच्छा, आप दिल छोटा ना करें, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हमारी बेटी शायरी करती थी, खुश रहा करती थी, औरतों के हुकूक के लिए आवाज उठाती थी, और आज अपने हुकूक के लिए आवाज नहीं उठा पा रही है। रहम व करम पे है ज़ीशान शाह के। क्या हम अदालत से इंसाफ नहीं मांग सकते? याद है नवीन ने क्या कहा था कि ज़ीशान शाह के ऊपर तक ताल्लुकात है, कोई अदालत उसके खिलाफ फैसला नहीं देगी। अब ऐसी भी नाइंसाफी नहीं है। आज भी कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो लोगों के दुख दर्द को समझते होंगे। समझते तो होंगे, मगर दौलत उनके फैसले बदल देती होगी। सुहरा बेगम हमारा कौन साथ देगा? वो सहाफी नहीं है आरिफ, आप उससे बात करें ना। क्या बात करूं उससे? उसे तो मैं वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूं। उसे मैंने समझाया था कि वो नवीन के मामले में ना आए, बेचारा पीछे हट गया था। अब किस मुंह से जाके उससे मदद मांगूं? उसकी बहुत जान पहचान होगी, अखबार में लिखता है। और उसकी बीवी, मैंने तो सुना है कि वो भी एंकर है टीवी में, सियासतदानों के इंटरव्यू लेती है। ये लोग हमारी नवीन के लिए कुछ कर सकते हैं। हम दोनों चलेंगे उसके पास, शायद वो कुछ कर सके हमारी बेटी के लिए। लेकिन नवीन ने मना किया था कि हम कुछ ना करें। हाँ, मना तो उसने इसलिए किया था ना कि वो जानती है कि हम लोग कमजोर हैं, किसी मुश्किल में ना आ जाए। मगर फिर भी हमें जाना चाहिए ना, कुछ करना चाहिए। इंसान सिर्फ 2 ही जगह पे हो सकता है, या जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे। अगर आपको मुझे इसी अजाब में रोज गुजारना है तो बेहतर यही है कि हम अलग हो जाएं। हम
हमारे खानदान की औरतें सिर्फ एक ही हालत में हमारे घरों से जाती, मुर्दा हालत में।